हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का नया लेसन जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया था। आज हमने इसको पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र पढ़ा सबसे पहले, और फिर रक्तवाहिनियाँ पढ़ी, फिर रक्तदान पढ़ा। ठीक है, और इसके आगे हम चल रहे थे हृदय में। हृदय स्पंदन भी हमने आज पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, जंतुओं में कैसे उत्सर्जन की क्रिया होती है हमने पहले मनुष्य में पढ़ी थी, अब हम जंतुओं में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जिसने भी पहले ये वीडियो से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट के रूप में, ठीक है, अपशिष्ट के रूप में जो भी पदार्थ होते हैं उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वासन के प्रक्रम में शरीर के दौरान बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम यह मालूम करेंगे अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, ये हमने शायद पढ़ लिया था, मानव उत्सर्जन तंत्र हम यहाँ तक पढ़ चुके थे मुझे लगता है। इसके आगे हम चलते हैं। हाँ, हमने पढ़ना है जल और खनिजों का परिवहन। ठीक है, तो जल और खनिजों का परिवहन किस तरह से होता है। पहेली जानना चाहती है क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। ठीक है, अब ये पहेली एक बच्ची है, जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी करते हैं, जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ कैसे निकलेंगे। तो जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक होता है या यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में जो है यूरिया मुख्य रूप से है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे जल और खनिजों का परिवहन। तो जल और खनिजों का परिवहन किस तरह से होता है। पादप जो पौधे होते हैं मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में जो है मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम जो होते हैं उसमें कणों के बीच में उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार पत्तियों तक पहुंचता है। मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है, मूल मतलब जड़ से पत्तियों तक कैसे जल पहुंचता होगा। और पादप में किस तरह परिवहन तंत्र पाया जाता है, और पौधों में कैसा परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते होंगे, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। ये बूझो सोच रहा है। ठीक है, चलिए तो हम इसे देखते हैं कि आखिर कैसे पहुंचता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन किस तरीके से होता है। तो आपने पढ़ा था कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराते हैं। ये सब हमने पिछले लेसन में पढ़ चुका है। ठीक है, पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में यह भी पढ़ा था कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग करके जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया, कभी आप लोगों ने सोचा कि हर किसी की प्रत्येक कोशिका की को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं। पौधों में के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते होंगे।
तो अब ये देखिए, जी हाँ, बूझो सही है। बूझो क्या कह रहा है कि पादपों से मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाकई में पेड़ पौधों में भी पाइप जैसी छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, जो वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी भी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उसे जाइलम कहते हैं। तो उसे जो संवहन ऊतक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। जाइलम चैनलों क्या होता है? नलियों का सतत जाल बनाता है। जो पौधों में इस तरह से बारीक बारीक नलियाँ टाइप की लगी होती हैं, एक जाल सा बना जाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। क्या आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं? भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम जो है पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहेली ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। पहेली सोच रही है कि मेरी माँ जो है सब्जियां और फलों को कुछ देर, सूखी सब्जियों को कुछ देर पानी में डाल देती है, तो उनमें जल कैसे आखिर प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें जो है ये मूल रोम इसमें दिखाए गए हैं। ये इस तरह से ये मूल रोम है और ये जाइलम है, जो एक कोशिकाओं का एक जो जाल सा दिखाई देता है, ये जाइलम। ठीक है, अब ये देखो किसी वृक्ष में दिखाया गया है। इसमें वृक्ष में कैसे होता है ये इस तरह से शाखाएं बनी रहती हैं मूल के एक भाग में और बी किसी वृक्ष में। अब ये किसी वृक्ष में हो रहा है, ये बी वाले पार्ट में वृक्ष में इस तरह जा रहा है। और ये जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग में और इसके फिर ये अन्य शाखाओं में कैसे जा रहा है। ठीक है, ये देखिए पानी यहाँ से जाता है, तने में ऊपर को चढ़ता है। तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु को प्रदर्शित कर रही है, ये इसको गोल करके काटा गया है, जो ये दिखाया गया है कि इस तरह से तना होता है ये। ठीक है, ये यही चीज़ है। तो इसे आप एक क्रियाकलाप के द्वारा देख सकते हैं। तो क्रियाकलाप क्या है? सबसे पहले आपको एक कांच का गिलास लेना है, पानी लेना है, लाल रंग की स्याही लेनी है और एक कोमल टहनी लेनी है कोई भी पौधे की। ठीक है, उदाहरण के लिए बालसम व एक ब्लेड की आवश्यकता भी इसमें हो सकती है। गिलास को 1/3 पानी से भरें। पहले आपको एक गिलास लेना है, उसको इतना पानी से भर देना है आपको। ठीक है, और उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डाल देनी है आपको। ये गिलास लेना है और उसमें उसको आधा पानी से भर देना है, लाल रंग की स्याही से भर देना है। उसके बाद क्या करना है? एक कोमल सांस की पौधे की टहनी के आधार पर एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अगले दिन इसका अवलोकन करना है। तो ये देखिए आपको इसमें दिखाया गया है, ये गिलास दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको ये गिलास दिखाया गया है, इसमें ये इतना पानी भरा गया और ये इस तरह से टहनी इसमें डाली गई है। क्या साकी पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काट कर आपको देखना है और लाल रंग का अवलोकन करना है कि आपको उसमें इस तरह से जो दिखाई दिया कि नहीं दिखाया, ऐसा आपको दिखाई देगा उसमें। ठीक है।
तो अब देखिए क्या है अगला। अब है वाष्पोत्सर्जन। अब देखना आपको ये है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। वो जो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर क्यों निकालते होंगे। तो सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप किसी स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं, स्ट्रॉ से आप पानी पीते हैं ना, उस तरह का ये होता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी तरह से होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है आपका। अब इसके जो जो विशेष शब्द आए थे ये हम आपको अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ इम्पोर्टेंट वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।